तो यू मस्ट हैव सीन दैट विद इन 15 मिनट यू रिवाइज फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 12, 13, 14. तो इन दिस वे you keep on revising yourself. And now I want to share one thing from with all you guys that हमारी एक स्टूडेंट है मैडम कृष्णेंदु हैं, हमारी रेगुलर क्लासरूम की स्टूडेंट हैं एंड शी स्कोर्ड 4th रैंक ऑल इंडिया रैंक इन क्लैट LLM एंट्रेंस. सो आई विश कि आप लोग अपने ही लेवल से उसको विश करें. विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई नो शी इज गोइंग टू क्वालिफाई these coming exams. I know her because चल जाता है पता, आइडिया लग जाता है. क्वेरीज से चल जाएगा पता, और पार्टिसिपेशन इन द एग्जाम से चल जाएगा पता, पार्टिसिपेशन इन द रिवीजन से आइडिया लगने लगता है कि कौन किधर जा रहा है ना. और मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, एक तो उस बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना. वो लड़की छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, यहाँ पर आई दिल्ली, और देखिए पूरा कोर्स भी नहीं कर पाई क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ डिस्ट्रप्शन हो गया. उसके बावजूद भी हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है शी केप्ट ऑन डूइंग विद दैट. एंड 4th रैंक आना अपने आप में छोटी बात नहीं है क्लैट में. आई विश कि आप लोग शायद जानते, इसका आइडिया होगा LLM एंट्रेंस के लिए क्लैट में 4th पोजीशन अपने आप में मायने रखती है. तो आई ये मान के चलता हूँ उसके लिए प्रीलिम्स नाम की समस्या खत्म हो चुकी है जीवन में अभी. ऐसे ही आप कर सकते हैं. बस सिर्फ आप लोगों ने एक बात ध्यान रखनी है. देखिए सिर्फ एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, दावे से कहता हूं, रिटन में है, बल्कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, आई से इट इज बीइंग रिकॉर्डेड हियर, कि आपको दुनिया की बहुत ज्यादा बड़ी ताकत वाला काम नहीं करना है. आपको मैंने वीडियो भी भेजा था आपके ग्रुप में, है ना. जब एक मरियल सा इंसान, है ना, मांझी, एक इतना बड़ा पहाड़ काट सकता है, सोच के देखो. मतलब उसने क्या सोचा होगा, उससे कुछ वहां से धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसको ये भी आइडिया नहीं होगा कि वो फेमस हो जाएगा. उसके पास कोई मोटिवेशन ऐसा नहीं था कि जिसके लिए उसके डेली मोटिवेशन करना पड़े. बट ए सिंगल मैन कट दैट ह्यूज माउंटेन, रोड बना डाली उसने. तो आप अपने से कंपेयर करो, आपके लिए कितने बड़े रिसोर्सेज हैं. आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने का मौका दे रहे हैं, एक आपको बहुत अच्छी कोचिंग मिली हुई है जो आपको इतना रिसर्च और इतना सब कुछ पका पकाया दे रही है, केवल खा लो और डाइजेस्ट कर लो. उसके बाद भी अगर जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रिवीजन में, वो जरा सोच के देखें फिर वो क्या चाहते हैं जिंदगी से. मतलब कितना और कुछ पुश किया जाए कि वो डेली रिवीजन करें और डेली वो सब करें. बहाने सबके पास है. देखो ऐसा नहीं है, बहाने करने के भी उतने ही हैं और बहाने नहीं करने के भी उतने ही हैं. तो आपको ये देखना है. किसी को ये कह सकता है कि आई एम बिजी थ्रू आउट द डे, हो सकते हो बिजी, लेकिन उसी बिजी शेड्यूल में भी अगर आप चाहें तो बहुत टाइम है आपके पढ़ने पढ़ाने का. मैं आपको रिवीजन के टिप्स देता हूं अभी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे बहुत कुछ टाइम निकाल सकते हैं. पहले भी टिप दे चुका हूं आपको मैं, अब फिर दे रहा हूं आपको, क्योंकि कुछ लोगों ने दोबारा ज्वाइन किया था, रिसेंटली ज्वाइन किया, और कुछ लोग शायद भूल गए होंगे, तो रिवाइज कराते हैं इसको भी. आपके पास इफ यू ट्राई कि भाई मैं स्पेशली बैठूंगा क्लास करने के लिए या रिवाइज करने के लिए या पढ़ने के लिए, तो वो घंटे होंगे 2, 4, 5, 6 घंटे, बहुत ज्यादा घंटे नहीं निकाल पाएंगे आप. लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि जो बाकी का टाइम है, आप डायरी लेके बैठिए, आप डायरी लेकर बैठिए, उस पर देखिए कि मेरा पूरा दिन कहां जाता है और क्या वहां पर मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूं. सपोज यहां पर जो ऐसी गर्ल्स हैं जो मैरिड हैं और जिनके पास अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है, तो वो ये देखें कि वो किचन में कितना टाइम बिताना पड़ता है. तो क्या किचन में भी वो कुछ ऐसी चीज लगा सकती हैं, अपने दीवारों पर चिपका सकती हैं जहां पर उनको केस लॉज और ये टेबुलर फॉर्म में कुछ ऐसी चीजें जो फैक्चुअल बातें हों वो उनको दिखती रहें, और वहां पर एक माहौल क्रिएट रहे, वहां पर भी वो किचन में भी काम करें, तो एक पढ़ाई का एक एनवायरनमेंट चारों तरफ रहे उनके पास, है ना. जो लोग इतना कर सकते हैं, हो सकता है देखो मेरी बातें आपको बेवकूफी लगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमने अचीव करना है तो आपको भूत बनना पड़ेगा, आपको सब कुछ हंसी मजाक झेलनी पड़ेगी, आपको सारी बेवकूफी हरकतें कर सकते हैं आप लोग, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपके पीछे होगी. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा ये. जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था, मेरा दिल्ली में हुआ, वाइफ का उत्तराखंड में हुआ, तो जो लोग हमें पहले भाव देने को तैयार नहीं थे वो सब लोग हमें घर पे बुला रहे थे, प्लीज घर पर आइए, डिनर पर आइए, दिस दैट. दुनिया बदल जाती है एक बार को, सब पहले की बातें सब खत्म हो जाती हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है, अगर आप ब्रश करते हैं तो वहां पर जहां पर आपका मिरर है वहां पर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लगा दीजिए आप. जैसे आर्टिकल 12 की बात करते हैं, इस क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, तो हम ऐसी ही बात करते हैं कि आर्टिकल 12 के जितने भी केस लॉ, एक लिस्ट बनाई हम लोगों ने लाइक दिस.
आई शो यू, 1 सेकेंड। You see this list. बहुत छोटी ट्रिक्स हैं लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा है। कुछ लोग चुपचाप कर रहे होते हैं, मेरी सारी ट्रिक्स को नोट करते रहते हैं, और वो लोग अपना, कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं जब कब से पढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए, स्टेट, नोट स्टेट, बस स्टेट, सेंट्रल, इनलैंड, एनसीईआरटी, नोट स्टेट, इस तरह की लिस्ट बन गई सारी कि व्हाट विच अथॉरिटीज हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी स्टेट एंड विच अथॉरिटीज हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू बी स्टेट। इसी का एक प्रिंट आउट निकाल करके, इसी के हैंड रिटन नोट्स करके आपने वहां भी लगा लिए कि जहां कोई डेली रिवाइज नहीं करना, आपने ब्रश करना वहां चिपका लीजिए इसको किस तरीके से बस। तो जब आप 5 मिनट ब्रश करने में लगाते हैं तो 5 मिनट आप फालतू बातें मत सोचिए अब कि उसको पढ़िए। डेली 5 मिनट इसको देखते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता भी नहीं चलेगा कब आपको याद हो गया। ये केस की लिस्ट बना सकते हैं, केस लॉस की। जब आप नहाएंगे तो ओम भूर्भुवः वो कुछ कहते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय, कोई भूल जाइए क्योंकि यही आपका ओम नमः शिवाय है। दीप, चंद, दुलारे, लोदर, यही सब आपके ओम नमः शिवाय हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक आप जज नहीं बन जाते हैं, है ना। तो कीप रिवाइजिंग हियर देयर इटसेल्फ कि व्हाट आर द केस लॉज, उस डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में कौन से केस लॉज हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में कौन से केस लॉज हैं, जितने भी केस लॉज मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों से। प्रेम्बल में कौन कौन से केस और रिसर्च किए, प्रेम्बल में स्टेटमेंट किस किस के हैं, नेचर ऑफ द स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस के स्टेटमेंट है, किसने क्या क्या कहा है। अगर आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस बना ली तो आप ये देखेंगे कि जो आपका टाइम है 24 आवर्स, आप पता नहीं, मतलब बिना स्पेशल टाइम निकाले हुए आपका जो बहुत बड़ा पार्ट खत्म हो चुका होगा। आप इसे करके देखिए एक बार। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ज्यादा दुला रहे हैं, मम्मी ही खाना लेकर आएंगी, व्हेन यू आर वेटिंग फॉर योर ब्रेकफास्ट, यू आर वेटिंग फॉर योर डिनर और लंच एंड यू आर वेस्टिंग 15 मिनट्स इन वेटिंग। आधा घंटे, पौन घंटे में आपका लंच खत्म हो रहा है। डोंट डू दैट। जहां पर भी आप हैं अपने स्टडी टेबल के पास लेके जाइए, वहां पर अपने यहाँ पे सामने पूरा सजा के रखिए। जब मैं पढ़ता था तो मेरे चारों तरफ यही था सब कुछ। कहीं पर केस लॉस की लिस्ट थी, कहीं पर हिस्ट्री की लिस्ट, कहीं पर किसी के लिस्ट, जहां जहां मुझे लगता था कि मैं वीक हो जाता हूं जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो आप इस तरीके से जो एनवायरमेंट बना के रखेंगे अपने चारों तरफ, उससे आप देखना कि जो काम आप महीने में करते थे वो काम आपका विद इन वीक होगा, विद इन वीक हो जाएगा आपका वो। ठीक है, लिस्ट फॉरवर्डेड इन ग्रुप मेडेड सर। समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके से कीजिए आप लोग। ठीक है, कर लेंगे। प्लीज लेट मी नो कि आप लोगों को समझ में आई है नहीं आई है, कितने लोग फॉलो करेंगे कुछ लोग फॉलो इसको, फिर हम लोग बढ़ाते हैं अपनी क्लास अगली। लेट मी नो कितने लोग फॉलो कर सकते हैं इस बात को, किनको लगता है कि कुछ लोगों ने फॉलो किया, पहले बताया था मैंने उनको, कुछ लोगों को तो ये सजेस्ट किया था पहले भी। ओके, चलिए। सो कल हम लोग थे, कल हम लोगों ने किया था ये पार्ट, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी हम लोगों ने कल कर लिया था। आज मुझे आपको एक चीज करवानी है, थोड़ी सी छोटी सी बात, कि रूल ऑफ लॉ पे टॉपिक पे बहुत डिटेल में नहीं जाना है मुझे इसमें, केवल आप लोगों को कुछ बातें नोट करनी है, बाकी आप खुद करेंगे उसमें। फाइन, लिख लीजिए फटाफट ये रूल ऑफ लॉ के बारे में कुछ बातें हैं, चुनिंदा बातें बस ये लिखिए रहा। यार ये कहां चले गया? रूल ऑफ लॉ पहला क्वेश्चन यहां से प्लेन्स में आता है। मेंस के लिए आप लोग विद एक्सेप्शंस आप खुद करेंगे, कुछ बातें हैं रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट पे जो आपने करनी है इसमें। ठीक है, पहली बात, नंबर 1, दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय द डाइसे एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइसे, सॉरी रूल ऑफ लॉ, दिस इज व्हाट डाइसे। कर लेंगे आप लोग, छोटी सी बात। सेकंड आता है इसके मीनिंग पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक, क्या क्वेश्चन है इसमें, बहुत छोटी सी बात है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। देखिए,
रूल ऑफ लॉ के टेक्निकल मीनिंग पे कई बार क्वेश्चन आया है कि रूल ऑफ लॉ का मीनिंग जो डाइसे ने दिया था और जो इंडिया में एप्लीकेबल है, इस तरह आप यू नीड टू फोकस ऑन दैट ओनली। उसमें क्या रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, ये टर्म आप कई बार यूज करेंगे। एक तो रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट हो गया, डाइसे का दिया हुआ हो गया, और एक जो आपको जनरली भी आना चाहिए, बेसिकली इसे हिंदी बोलते हैं विधि का शासन, विधि का शासन। एंड दिस हैज बीन दी, लास्ट में आप नोट कर लीजिए केस लॉज भी, कि खास बात प्रीलिम्स में काम आती है। दिस इज व्हाट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ इंदिरा गांधी नेहरू केस, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, in which case it was held to be, in which case it rule of law as embodied in the article 14 is held to be the basic feature of the constitution। तीन क्वेश्चन बता दिए आपको मैंने, कर लेंगे आप लोग ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन यहां से इसका मीनिंग का, कि व्हाट दैट इट मीनिंग, और डाइसे का मीनिंग क्या था, एग्जैक्टली रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है, वो ये रहा आपके सामने। रूल ऑफ लॉ मीन्स नो मैन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। इसे ऐसे समझिए, देखिए जैसे आप ऐसे समझिए इसको कि जैसे अभी गवर्नमेंट है मिस्टर योगी की, यूपी गवर्नमेंट में, और सेंटर में भी मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट हुई, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अपने, कहीं कांग्रेस की, कहीं इस तरीके से क्लासेस हैं, इस तरीके से, है ना। राज नारायण, मनदीप, दिस इज, देख लीजिए क्लास। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, कर लेंगे आप लोग। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। सो डिफरेंट सरकारें हुई, उनको चुन लिया गया, मोदी साहब भी चुनकर आ गए, सब लोग आ गए। तो ना क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट शैल बी द गवर्निंग प्रिंसिपल, क्या कहीं पर भी वो अपना डिस्क्रिप्शन भी अप्लाई भी करेंगे अगर, तो वेदर इट शुड बी गाइडेड बाय सम प्रिंसिपल्स और देयर कैन बी समथिंग ओन। जस्ट लाइक कंपैरिजन कीजिए किसी मोनार्क से, कीजिए, किसी किंग से कीजिए, जैसे मिस्टर किम जिंग, क्या नाम है, नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर, राइट नाउ एवरीवन नोज अबाउट हिम, है ना, कि जो मन आएगा करेगा, वही जो उसने बोला, जो शब्द बोले राजा के, वही लॉ हो गया। एक हुआ कि राजा को भी, यानी कि मिस्टर मोदी को भी, मिस्टर योगी को भी जो एक्शंस लेने पड़ेंगे, दैट पर एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाट हैज बीन द प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ एज वेल, वेदर इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है आपने, एक लाइन टेक्निकल याद रखनी है, बिकॉज इट इज नॉट दैट मच टेक्निकल सब्जेक्ट पॉइंट कि मैं बहुत समझाऊं, सिर्फ इतनी सी बात है, नो मैन इज अबव लॉ, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, एंड एवरी पर्सन वॉट एवर बी हिज रैंक और कंडीशंस इज सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। कोई भी व्यक्ति हो, वेदर इट इज द राहुल गांधी, ही विल हैव टू सीक द बेल, वेदर मिस्टर लाल कृष्ण अडवाणी, ही विल हैव टू फेस द चार्जेस, और वेदर इट इज मिस्टर अमित शाह, ही विल हैव टू गो टू वंस जेल एज वेल फॉर सम वायलेशंस, है ना। तो कोई भी व्यक्ति हो, ऑर्डिनरी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को सब्जेक्टेड है वो भी, और यही लाइन आपकी टेक्निकल है, यहीं से आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। मेंस में एलएलबी के लेवल के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर तो मैंने देखे हैं, जनरली इसमें नहीं आता। उत्तराखंड जुडिशरी में जरूर कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट डे का वहां पर पेपर होता है, वहां पर रूल ऑफ लॉ पे कहीं ना कहीं आपको इस पे मिल जाएगा क्वेश्चन। तो ये आप अपने आप देखेंगे विद इट्स एक्सेप्शंस। इसके डाइसे के जो 3 मीनिंग है वो आप लोग देखेंगे क्या है। प्रोफेसर यहां से आया, गिव मीनिंग्स टू 3 मीनिंग्स टू रूल ऑफ लॉ। इनके मीनिंग्स क्या थे ये समझ लीजिए एक बार आप ढंग से। देखिए क्या, नंबर 1, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। पहला मीनिंग कहा कि नंबर, इसके 3 मीनिंग है। डाइसे साहब ने कहा कि रूल ऑफ लॉ के 3 मीनिंग है। नंबर 1 एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि विधि की सर्वोच्चता। इट मीन्स द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एज अपोज टू द आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इसको समझ लीजिए तरीके से, क्या मतलब इस बात का। आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरी बात हुई सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। यही बात मैं आपको समझा रहा था अभी
whether the country should be governed by the arbitrary power of the government or the supremacy of the law। क्या मतलब हो इस बात का? इसका मतलब हम लोग अभी रिसेंट जो भी घटना घटी है हाथरस में, उससे हम लोग समझ सकते हैं। आर्बिट्ररी पावर ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ऑन द एज पर लॉ गवर्नमेंट का चलने का मतलब क्या होता है। देखिए अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, आई डोंट नो उसकी सच्चाई कितनी कहां पर निकलेगी, लेकिन आप लोगों ने शायद टीवी पे रिपोर्टिंग्स देखी होगी कि उस लड़की की फोरेंसिक रिपोर्ट सब कुछ और आ रही है, किस तरीके से उसके पेरेंट्स पे ये दबाव बनाया गया कि वो उसको क्रीमेशन के लिए फटाफट वहां पर आए, और वो लोग जिद करते रहे कि लड़की कम से कम हमारे घर पर आए एक बार, है ना। तो एक तरफ से जलाना उसको, जिस तरीके से चीजों को उन्होंने हैंडल किया चीजों को, दैट वाज नथिंग एल्स बट द आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? ये बात किन किन को समझ में आती है? आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट, आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट, प्लीज लेट मी नो। आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट समझते नहीं समझते आप लोग? ठीक है, किसी को समझना तो नहीं इस पॉइंट पे कुछ भी? चलिए, तो ये छोटी सी बात है, पहले मीनिंग याद रखेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा लिख लीजिए, प्लीज से कैसे क्वेश्चन आएगा लिखिए फटाफट। राइट ऑन द क्वेश्चन, which out of following is not, या ऐसे लिखे which out of following illustrate the meaning of rule of law as per Dicey। ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, ये पूरी लाइन लिख लीजिए, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ लिख लिया आप लोगों ने। नंबर 2 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, इसका मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है, ये इनका सेकंड मीनिंग है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। एंड थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, आप समझ रहे हैं इस बात को? ये 3 स्टेटमेंट लिखा है मैंने आपको, ए बी एंड सी, 3 मीनिंग, दीज आर द 3 मीनिंग्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एज पर द डाइसी। डाइसी ने जो कॉन्सेप्ट दिया है रूल ऑफ लॉ का, उसके जो 3 मीनिंग्स हैं वो आपको मैंने बताई। और ये क्वेश्चन कैसे प्लेस में आएगा? विचार, तो 1 2 3 लिख देंगे आप लोग, और डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव एबीसी में। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका? व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर आएगा? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें पहले 2 का मीनिंग आपको आता है, इसमें थोड़ा सा मामला जो है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर इंडियन लॉ में और वहां पर इंग्लिश लॉ में थोड़ा सा यहां पर अंतर है। इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या वहां इंडिया में क्या है? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम एंड ऑल अदर लॉज शुड कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, all other laws should conform to the constitution, but it was not the case in case of England. तो therefore Dicey का जो third meaning है that may be applicable there but not in India, and that is again the question for a prelims on this slide. Please read it and move forward. This is the first and the second aspects apply to Indian system, but the third aspect of Dicey's rule of law does not apply to Indian systems. ठीक है? This is what first and second क्या थे? supremacy of law and the absence of supremacy of law and second equality before law। ये जो 2 concepts हैं, these two, out of these 3 meanings, out of these 3 components of the rule of law,
these two components apply in the Indian system, and again you can see the questions wherever it become. और जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यू रीड द रूल ऑफ लॉ, वहां पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों से इस तरीके से. आई थिंक बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है, वहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे. ठीक है. सो अगेन एंड नाउ इसके जो एक्सेप्शंस हैं वो आपने खुद पढ़ने होंगे. आई हैव गिवन नोट्स, वो अपने आप खुद देखिए आप लोग. सो दिस वाज ए स्मॉल कंसेप्ट, रूल ऑफ लॉ. तो हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ ली, हम लोगों ने आर्टिकल 14 में बहुत सारे केस लॉस लिखे थे, उस दिन 20 केस लॉस लिखे थे, है ना. और हम लोगों ने न्यू कॉन्सेप्ट लिखा था, न्यू कॉन्सेप्ट समझा था कल. उसमें एक दो को चीज और बची है, वो मैं आपको कराया था न्यू कॉन्सेप्ट में. ये आज हमने रूल ऑफ लॉ का बहुत कम टाइम में इसको हमने खत्म कर ला. यहां तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मुझे. आई डोंट नो इसमें क्या हुआ भाई स्लाइड में. चलिए आप ऐसे लिख लीजिए, इस स्लाइड में कोई गड़बड़ हो गई, पता नहीं कैसे हुई अचानक. एक केस लॉ लिख लीजिए आप लोग फटाफट. प्लीज राइट डाउन केस लॉ. एक केस लॉ लिख लीजिए, एंड दैट इज व्हाट डीएस नकरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. लिख लीजिए इसे, बस एक लाइन लिख लीजिए. इन दिस केस Justice Desai, in this case Justice Desai, this is assimilated both the doctrines. I hope कर लेंगे आप लोग. यहां से देखिए, assimilated both the doctrines, whose, ठीक है, doctrine of arbitrariness and the doctrine of classification. कर लेंगे आप लोग यहां से, ठीक है. कि while propounding the doctrine of arbitrariness, while propounding the doctrine of protection against arbitrariness, what the lordship held about the doctrine of classification. doctrine of classification के बारे में क्या कहा उन्होंने कि now we are propounding a new concept, that is doctrine of protection against arbitrariness. Then what about the doctrine of classification. ये रही बात. उनका डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको पढ़िए लाइन को ढंग से जरा देखिए. डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन इज मेरली ए जुडिशियल फॉर्मूला. इट इज मेरली ए जुडिशियल फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन इन क्वेश्चन इज आर्बिट्रेरी एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग डिनायल ऑफ इक्वलिटी. इस लाइन को मत भूलिएगा कि according to the new doctrine, this doctrine of classification is merely a judicial formula. यानी कि जो अंतिम लक्ष्य है, इसको समझिए आप लोग जरा, कि उन्होंने कहा डॉक्टर जस्टिस भगवती ने कहा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये केवल ये जानने के लिए एक तरीका है कि वो एक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी है या नहीं है. डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन अपने आप में आर्टिकल 14 नहीं है. इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ दिस आर्टिकल. आर्टिकल 14 का ये अपना अंतिम लक्ष्य नहीं है. डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन इज मेरली ए जुडिशियल फॉर्मूला. न्यायिक सूत्र है केवल ये जानने के लिए कि जो राज्य का एक्शन है, स्टेट एक्शन है, वेदर इट इज लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये आर्बिट्रेरी है या नहीं है. आप समझ रहे हैं. तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू न्यू डॉक्ट्राइन अल्टीमेटली आपको यह देखना है कि वेदर द एक्शन इज लेजिस्लेशन हो या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, वो आर्बिट्रेरी तो है या नहीं है. लेकिन उसको जानने का वन ऑफ द वे मे बी दी डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन. इट मींस अगर डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन में जो ट्विन टेस्ट हैं उनमें अगर वो फेल हो रहा है
तो अल्टीमेटली हम यही कहेंगे दिस इज एक्शन इज आर्बिट्रेरी। तो अल्टीमेटली जो लॉस है, इस लाइन को नहीं भूलेंगे आप। इनका जो रिलेशनशिप उन्होंने समझाया कि इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन को उन्होंने क्या इनमें जो अंतर संबंध है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस और डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन का जो संबंध है वो ये रिलेशन जिसको मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जो मैं आपसे जानना चाह रहा था। देखिए ये रहा, पढ़िए रहा, देख लीजिए ढंग से, देख लीजिए इस बात को। अब ये दिस इज judicial formula for determining what whether the legislative or executive action is question is arbitrary or not। समझे? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आई हो नहीं है। इफ द क्लासिफिकेशन इज नॉट रीजनेबल एंड डज नॉट सेटिस्फाई टू कंडीशंस इट मस्ट बी डिक्लेयर टू बी आर्बिट्रेरी एंड देयरफॉर ब्रीचिंग आर्टिकल 14। समझे? तो यानी कि पहले क्या देखा आप लोगों ने, नीलकमल की बात समझ आ रही है आपको? क्लासिफिकेशन इज नॉट रीजनेबल, उससे क्या चलेगा बेटा, दिस इज आर्बिट्रेरी एंड देयरफॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। कैन यू, देखिए मैं कलर करता हूं आपके लिए, प्लीज सी दिस। क्लासिफिकेशन नॉट रीजनेबल, अगर ये है, इससे क्या चलेगा बेटा, द एक्शन इज आर्बिट्रेरी एंड देयरफॉर आर्टिकल 14 ब्रीच्ड। आप केवल ब्लू कलर को देखिए, इसकी इनको लिंक करके देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन इज मेरली ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन वेदर द एक्शन इज आर्बिट्रेरी और नॉट। प्लीज रेज हैंड, ये बात समझ में आ रही हो तो रेज हैंड का मतलब होता है यहां पर आप मुझे लिख के बताइए आपकी बात समझ में आई या नहीं आई। सोनू बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? सुहास हाँ है ना? प्लीज। तो ये दिस इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू डॉक्ट्राइन्स। आई होप यू विल बस इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दिस इज दी, इसमें नहीं समझ में आया दोबारा समझा सकता हूं अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अमित नाराज हो गया, उसको नाराज भी नहीं कर सकते हम लोग, नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी फैला हुआ था, इतना आसान नहीं था। देखिए चीजों को, देखा, बोथ आर लुकिंग सेम। मैं पहले ही कह रहा था नीलकमल जी को नहीं आई बात समझ में। देखो सी गाइज, मैं थोड़ा ना कॉन्शियस हो जाता हूं, मुझे पता होता है कि मेरी हर क्लास की अप्रोच क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं नाइट कोर्स में, वहां पर हमारी स्पीड में हम लोग लगभग 3 महीने में लगभग 10 बुक्स को खत्म करने वाले हैं। वहां पर अप्रोच होगी इंटायरली डिफरेंट, फटाफट एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे करना है। यहां पर है कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक पॉइंट को आपके दिमाग में हमेशा के लिए घुसाना, और वो भी जुडिशियल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अप्रोच इन क्लासेस की एकदम अलग है। तो जिन लोग थोड़े से अधीर हैं वो मेरी इन बातों को सुन करके थोड़ा सोच सकते हैं इस बारे में कि इस क्लास में का कितना बेनिफिट लेना है, कितना नहीं लेना है ना। जिन्हें बहुत तेजी से करना है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं आपके पास, अपनी स्पीड से वीडियो देखिए। जिन्हें और ज्यादा स्पीड से करना है, नाइट क्लासेस शुरू होने वाली हैं। जिनको आराम से एक एक पॉइंट को समझना है बढ़िया तरीके से, इंटरेक्टिव तरीके से, स्टे काम। हाँ जी, अब यहां पर आ जाइए, बात वही है क्योंकि मैं ना, मुझे ऐसा नेगेटिव करंट पसंद नहीं कि स्पीड बढ़ाइए अपनी। मुझे पता है कि अब अगर मैं नहीं पूछता नीलकमल जी का रह जाता, अब स्पीड तो कम होगी ना अगर सब स्टूडेंट से पूछूंगा किसी को समझ में नहीं आया तो। नीलकमल जी क्या, व्हाट इज आर्बिट्रेरी आल्सो नॉट रीजनल क्वालिफिकेशन वाइस वर्सा। देखिए समझिए इस बात को, इन्होंने क्या कहा, इस लाइन को समझिए आप लोग। इन्होंने जो धज्जियां उड़ाई इस बात की कि बेसिकली इन्होंने पहले क्या कहा, बेसिक थ्योरी क्या थी इनकी, इसको समझिए। इसको बेसिक थ्योरी क्या थी, वेयर एन एक्ट इज आर्बिट्रेरी, अगर कोई भी एक्शन आर्बिट्रेरी है, मनमाना है, तो विद इन दैट इट इज इंप्लिसिट दैट इट इज अनइक्वल। इस पे कल उन्होंने काफी डिस्कशन किया था।
एंड देयरफॉर आर्बिट्रेरी मींस इट इज द वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। तो ये तो बेसिक पोस्ट मतलब जो वन लाइनर समझ है जो डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस की वो ये हुई। अब इसमें इनसे क्वेश्चन आया मतलब इनके कि नाउ दे विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा? फिर अब आप जो इसमें आ गए कि भाई ठीक है, आपने एक नई चीज दे दी, आपने हमें एक नया तोड़ा पकड़ा दिया कि अब जी डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस लीजिए आप, सही है, वी एक्सेप्टेड, लेकिन नाउ यू विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन, वो कहां गई? तो लॉर्डशिप ने उसी के इंपॉर्टेंस समझते हुए, इसी के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए उसके बारे में जो बात समझाई गई, जो बात कही गई, वो मैं आपको समझा रहा हूं। समझिए क्या है दिस इज यहां से उन्होंने कहा, बात करनी शुरू करी डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में क्या बताई कि डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज इन्वॉल्व्ड बाय द कोर्ट, इसको भी समझिए, इज नॉट द पैराफ्रेज ऑफ द आर्टिकल 14 नोर इज इट द ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ दैट आर्टिकल। पहले इसी बात को समझिए, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन वाला कहना क्या चाह रहे हैं वो कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इट वाज इवॉल्व्ड, सी करें, दिस वाज द जुडिशियल फॉर्मूला। क्यों था? बिकॉज for our society, for a welfare state, we need classification, and for the justification, to justify, to legalize, to constitutionalize a legislative action, we have to evolve a formula, and we named it the doctrine of classification. Meaning thereby, मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, जो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन गोल है, वो क्या है? दिस इज अ वेलफेयर स्टेट। हमें एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की है जिसमें हर एक तबके को अपलिफ्टमेंट हमने को करना है। वो अब क्योंकि पूरी सोसाइटी जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि दे आर डिफरेंट बाय नेचर, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबके अपने नीड्स हैं। बेसिकली वी विल हैव टू मेक डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। हमें कोस्टल एरियाज के लिए अलग लॉ बनाने पड़ेंगे, माउंटेनस रीजन्स के लिए, लद्दाख के लिए अलग, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए अलग, सबकी नीड्स अलग हैं, सिक्किम के लिए अलग से लॉ बनाना पड़ेगा। तो वी विल नीड दैट। तो वो जो डिफरेंट लॉज बनेंगे, जो डिफरेंट कैटेगरीज पर एप्लीकेबल होंगे, उनको जस्टिफाई कैसे करा जाएगा, उनको इक्वलिटी में आर्टिकल 14 के वॉलेशन में ना फंसे वो, उसके लिए फॉर्मूला इवॉल्व किया गया था, एंड दैट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइन, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन ये हमारी गलती होगी कि अगर हम उसको ये मान लें कि डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ द आर्टिकल, कि अनुच्छेद 14 का यही उद्देश्य है। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है वो, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो केवल और केवल आर्टिकल 14 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने का एक जुडिशियल फॉर्मूला है। हम कैसे पहुंचेंगे? हमें अल्टीमेटली ये देखना पड़ेगा कि कोई एक्शन मींस लेजिस्लेटिव एक्शन। समझिए इसको क्या मतलब है, यहां पर देखिए, लेजिस्लेटिव एक्शन मींस एनी इनएक्टमेंट, कोई भी लॉ, कि वेदर एनी एक्ट इज आर्बिट्रेरी और नॉट। अगर हमें यह जानना होगा, अगर हमें यह देखना होगा एग्जीक्यूटिव एक्शन, जैसे कि ये एक एक्शन था कि भाई लाश को नहीं दिखाया गया, नहीं देखा, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन था, और भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन कि वो आर्बिट्रेरी है नहीं है, उसके लिए एक फॉर्मूला हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं जानने के लिए आर्बिट्रेरी है नहीं है। इट इज वन ऑफ द फॉर्मूला, और वो ये है कि अगर कोई एक्ट, समझ वर्ड से ध्यान देना आप लोग, अगर कोई एक्ट क्लासिफिकेशन की थ्योरी पर ही खरा नहीं उतर रहा है, वो अपने आप में रीजनेबल नहीं है, जो टू कंडीशंस थी इंटेलिजेंट डिफरेंशिया एंड नेक्सस की, अगर उन टू कंडीशंस को फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है और अकॉर्डिंगली हम ये कहेंगे इट इज नॉट रीजनेबल, तो ये एक जानने का तरीका हो गया कि वो आर्बिट्रेरी है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्ट का नाम देता हूं मैं, एक्ट का नाम है एक्ट 2020
2020. Now Mr. Neil Kamal is challenging the constitutional validity of this act on the touchstone of the Article 14. आर्टिकल 14 के बेसिस पर, आर्टिकल 14 के आधार पर इस एक्ट को चैलेंज किया जा रहा है 2020 को, एक्ट 2020 को, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ये देखेगी अकॉर्डिंग टू न्यू डॉक्ट्राइन दैट वेदर दिस एक्ट इज आर्बिट्रेरी और नॉट। ये फर्स्ट पॉइंट है। नील कमल जी को यह प्रूव करना है कि सर दिस एक्ट इज आर्बिट्रेरी। नो, हाउ इट इज आर्बिट्रेरी? हाउ विल यू प्रूव इट? One formula is the doctrine of classification. If it is not satisfying the doctrine of classification, it may be termed as arbitrary. वो समझ रहे हैं आप? तो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो वो एक तरीका है जानने का कि आर्बिट्रेरी है या सूत्र है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बताया इन्होंने कि एक सूत्र है जानने का, ही आर्बिट्रेरी है नहीं है। और एज ए रिजल्ट अगर ये चलता है पता कि आर्बिट्रेरी है, तो फिर हम ये कहेंगे कि दिस इज व्हाट, वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूं इसको। अरे इसे कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस सिस्टम की, देख रहे हो? कुछ भी चलिए, समझ में आ रहा होगा तो नहीं आ रहा। मैं यही लिखता हूं, आई होप कि मैं छोटी सी जगह बना के आपको दिखा पाऊं। ये अरे आज तो सिस्टम है। यहां पे देखिए, इतने जगह देखना पड़ेगा आपको। देखिए क्या, ये आपका एक्ट है, एक्स, वेदर इट इज आर्बिट्रेरी और नॉट, इतना आपको जानना है बस। इसको जानने का जो फॉर्मूला है वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन। समझे नीलकमल जी? अगर ये क्लासिफिकेशन के जो टेस्ट है उसमें अगर ये फेल हो गया तो हम ये कहेंगे दिस इज आर्बिट्रेरी। मैंने कोशिश की आपको मैथमेटिकल समझाने की, प्लीज लेट मी नो ये आपको समझ में आई है नहीं, यही बात अभी आपको। हाँ, बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज आर्बिट्रेरी राइट नाउ। और ये मैं समझ नहीं पा रहा इस समय छेड़ू कैसे इसको, मैं कहां पे प्रॉब्लम है, और रीसेट करता हूं तो उसको पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। कोई नहीं, इसे भी आज ठीक करेंगे, डेली कोई ना कोई समस्या आती है। तो ये नीलकमल की बात समझ में नहीं आई आपको? ये इनका कहना है कि इस तरीके से ये जुडिशियल फॉर्मूला हुआ। अब इन्होंने क्या कहा, कंटेंट, अरे यार 10 मिनट और निभा ले भाई, ये खत्म हो जाए एक बार को। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, कंटेंट एंड रीच ऑफ आर्टिकल 14 कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो फिर नई बात आ गई आपके लिए, समझ लीजिए आपको, है ना। इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 14 का स्कोप है ना, वो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर, मतलब एक तरीके से ये इसको
डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस इन्होंने सेकेंडरी कर दी है। अगर दूसरे शब्दों में समझे तो आप ये डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इट कैन बी ए फॉर्मूला, बट इफ यू से कि यू विल डिटरमाइन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज रॉन्ग। मेरी बात समझ नहीं आई होगी आपको, दोबारा समझाता हूं। उन्होंने कहा देखो ऐसा समझिए, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन, सही है, और ये हुआ आर्टिकल 14। इसको समझने की कोशिश करना। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 इज द मोबाइल। ये कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन एक आर्बिट्रेरीनेस के थ्रू आर्टिकल 14 की वॉल्यूशन को जानने का तरीका तो हो सकता है, ये केवल एक मीन्स हो सकता है, लेकिन आप अगर ये कहें कि ये अपने आप में सर्वे सर्वा है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन ही सब कुछ है और इसी के माध्यम से आप आर्टिकल 14 को डिफाइन करेंगे, उसका स्कोप डिटरमाइन करेंगे, कि वो गलत है। आर्टिकल 14 का जो एम्बिट है, जो स्कोप है, वो आप डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो डिटरमाइन करेंगे आप आर्बिट्रेरीनेस से। उसका टेस्ट हुआ आर्बिट्रेरीनेस। अगर कोई एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मिस्टर मंदीप आए सुप्रीम कोर्ट में, लॉर्डशिप एक्ट नंबर 1 दिस इज वॉलिटी ऑफ आर्टिकल 14। अच्छा, ओके, हाउ इट इज आर्बिट्रेरी। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछना है, व्हाट इज दिस। आपने कहा आर्टिकल 14 का वायलेशन है, बताइए फिर हाउ इट इज आर्बिट्रेरी। यू प्रूव इट आर्बिट्रेरी, ठीक है। नाउ यू कैन ट्राई इट टू प्रूव आर्बिट्रेरी in many ways, and one of the way is failure of doctrine of classification. As per the doctrine of classification, there is no reasonable classification, therefore it is arbitrary. Otherwise, without doctrine of classification also you can prove it to be arbitrary. तो ये एक रिलेशनशिप है, अल्टीमेट उन्होंने प्रॉपर्टी किसको दी, आर्बिट्रेरीनेस को। दिस इज अगेंस्ट इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर एंटीथेसिस टू ईच अदर। आप समझ रहे हैं इस बात को क्या कह रहा हूं मैं? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ आई हो तो। अब लास्ट की जो लाइन है, डोंट गेट कंफ्यूज, और बड़े पेशेंस का सुनिए इसको क्या कह रहा हूं मैं। ये फर्स्ट इन्होंने क्या कहा, इसको पढ़िए, देखिए कि कंक्लूजन क्या है, फिर लबोलवाब क्या निकल कर गया इनको, इनका जो कंक्लूजन, दिस इज नॉट माई कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ लॉर्डशिप। Conclusion is that if the action of state is arbitrary, if the action of state is arbitrary, it cannot be justified even on the basis of doctrine of classification. आप बात समझ रहे हैं? I know you may be confused here again. देखिए क्या, मुझे पता था मैं डिस्कस करना है आप लोगों से ये। If the action of the state is arbitrary, अगर आप ये प्रूव कर पा रहे हैं कि there is arbitrariness in the state action, दूसरी तरफ there is doctrine of classification के point of view से भी वो रीजन क्लासिफिकेशन में जा रहा है, तब क्या होगा? मयंक समझे इस बात को? आपने डिसाइड क्या करा कि देखो दो बातें, इन दोनों को एक तरफ समझना है, ऐसे मैं इनको अलग अलग कर रहा हूं। ये हुआ एक ब्लॉक, एक्शन इज आर्बिट्रेरी, कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट योर एक्शन इज आर्बिट्रेरी, फाइन, एंड स्टेट प्रूव्स दैट बट वी कैन जस्टिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दो पॉइंट हो गए, अलग अलग बातें। मिस्टर नील कमल, आप समझ पा रहे हैं इस बात को क्या? नौ दो अलग अलग चीजें हो गई। जुडिशरी ने कहा दिस वी सी इट इज एन आर्बिट्रेरी, स्टेट ने कहा लॉर्डशिप बट इट कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाटएवर इट मे बी।
if it is arbitrary, you cannot justify on the basis of doctrine of classification. Doctrine of classification की help means क्या हुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन ये जानने के लिए समटाइम्स जरूरी हो सकती है जो फॉर्मूला की स्टेट एक्शन आर्बिट्ररी है या नहीं है, लेकिन इफ इट इज अदरवाइज प्रूव्ड, if it is satisfactory proof that state action is arbitrary, then doctrine of classification is meaningless. When it is on the record, when it is proved that state action is arbitrary, then we will not see the what the hell is doctrine of classification. Doesn't matter at all. That is useless for us then. If we come to the conclusion otherwise that state action is arbitrary, yes, it can be of help sometimes to determine whether the state action is arbitrary or not. ये इसका लॉजिकल कंक्लूजन है लास्ट में, एंड आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इट. प्लीज लेट मी नो. ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया नहीं आया? खत्म. मेरी आवाज आ रही है ना? चलिए, और किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए अभी. ये अब हम लोग बढ़ते हैं आगे को. एक और नई चीज है इसमें, और वहां से आपको प्लेन से क्वेश्चन बहुत मिलेंगे. वो है डॉक्टर डालमिया, केस ऑफ डालमिया से. कुछ स्लाइड्स देख लीजिए, दैट विल हेल्प यू. आर्टिकल 14 कहने को एक आर्टिकल अनुच्छेद है भाई, ये अपने आप में बड़ा चैप्टर है. आर्टिकल 14 पे पूरा संविधान टिका हुआ है. इतनी आसान चीजें नहीं है जितना हम पढ़ कर आए हैं. हम पहले वाली भाई से कंपेयर करते हैं, आर्टिकल 14 15 मिनट के अंदर पढ़ लिया. दैट इज नॉट द केस. सो दिस इज व्हाट ट्रू मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन नंबर ऑफ केसेस एंड नाउ इट इज योर द होमवर्क. इन केसेस को आप ढंग से नोट कर लीजिए. And these are the very very important cases on Article 14. राम कृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर, आर के गर्ग, चिरंजीत लाल. पढ़ाना तो मुझे बहुत कुछ था इसमें. चलिए, राम कृष्ण डालमिया का केस है. दूसरा आर के गर्ग साहब का केस है. चिरंजीत लाल का केस है. स्टेट ऑफ बॉम्बे, वैफन वलसारा, मेनका गांधी, एयर इंडिया, नरगिस मिर्जा एंड सो बहुत सारे केसेस हैं. इस केस का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको यहां बताना चाहता हूं. री स्पेशल कोर्ट बिल लिख लीजिए. री स्पेशल कोर्ट बिल केस में जस्टिस कौन साहब थे? चंद्रचूड़ जज साहब थे. ये टॉपिक थोड़ा खिंचेगा क्योंकि मैंने 5 मिनट आपको समझाने में लिए थे. आई विल ड्रैग इट 5 मिनट्स कंसेप्ट में दूंगा आप लोगों को. चंद्रचूड़ जज साहब reformulated new propositions to be followed regarding the applicability of this. आपको बहुत ज्यादा नहीं करना, इतना ध्यान रखना. क्वेश्चन पूछेंगे आपसे इतना सब सिर्फ कि in which case Justice Chandrachud reformulated new propositions regarding the applicability of the Article 14. अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा ये आपको नहीं समझना है. डॉक्ट्रिन ऑफ चंद्रचूड़ साहब ने भी अपनी एक बात कहने की कोशिश की थी आर्टिकल 14 के संबंध में. उन्होंने अपने न्यू फॉर्मुलेशंस डेवलप किए थे री स्पेशल कोर्ट बिल केस में. कौन सा केस है? एंड दिस इज द अगेन क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम. ठीक है, नेक्स्ट. इनको क्रिटिसाइज किया है मिस्टर सीरवाई ने, और ये क्वेश्चन अगेन आपसे प्रीलिम्स से पूछा जाता है. मिस्टर चंद्रचूड़ हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय whom? मिस्टर सिरवाई, वीएन शुक्ला, जैनिंग, दिस दैट. उन्होंने इसको सीरवाई साहब ने इनको, अब वो उनको डिटेल में आपने नहीं जाना है क्योंकि आपका फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि हाँ मिस्टर सिरवाई ने उनको क्रिटिसाइज किया. क्यों? कि मेकिंग द वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स अनसेटल्ड, कि जो पहले सिद्धांत इसमें सेटल हो चुके हैं उनको अनसेटल करने का क्या मतलब है. कर लेंगे नो डाउट मिस्टर सिरवाई को. एंड देन कम्स व्हाट, उन्होंने कहा कि भैया जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय जस्टिस दास इन डालमियास केस वो इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखिए बस. बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स,
ये जो डालमिया केस है, रामकृष्ण डालमिया केस है, दिस केस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज certain principles were laid down by Justice Das for the applicability of the Article 14. क्या कह रहा हूं मैं? आर्टिकल 14 की एप्लीकेबिलिटी के लिए जस्टिस दास ने डालमिया केस में कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए थे. वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? एंड दोज आर द सोर्स ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चन फॉर यू. वहां से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिलते हैं. इसमें यहां पर ये व्हाट आर द प्रिंसिपल्स लेट डाउन बाय द जस्टिस दास. ठीक है, समझिए इस बात को. तो इन्होंने कहा, सीर भाई साहब ने कहा कि डालमिया के केस में जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं उनको तो इन्होंने डिस्प्यूट किया नहीं है चंद्रचूड़ साहब ने. तो व्हाई टू क्रिएट कंफ्यूजन्स ऑन दैट पॉइंट मिस्टर सिरवाई क्रिटिसाइज्ड मिस्टर चंद्रचूड़. और यहीं से मिस्टर सिरवाई के नाम से, मिस्टर चंद्रचूड़ के नाम से, केस के नाम से, यहां से आपसे यू कैन एक्सपेक्ट प्रीलिम्स क्वेश्चंस. एंड देन what is the, again this is the question, what is the name of the book of H.M. Sirvai, Constitutional Law of India? Don't forget this is the name of the book. यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और कई बार हम बहुत बड़ी बातों पर ध्यान रखते हैं, ये चीजें मिस हो जाती हैं. फील क्या हुआ आप लोगों ने एग्जाम में? तो डोंट मिस दिस क्वेश्चन. कर लेंगे आप लोग. नाउ व्हाट आर द प्रोपोजिशंस, कौन कौन से प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अब ये समझाना पड़ेगा. अब मुझे देखिए, डालमिया साहब के केस में जो बातें कही गई हैं, 8-10 बातें प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए. इफ यू वांट तो मैं आपको समझाऊंगा, नहीं तो आप खुद से करना चाहते हैं खुद से कर सकते हैं. तो दिस इज द वोटिंग टाइम. खुद से करेंगे या मैं समझाऊं? फटाफट राइट डाउन, क्योंकि फिर टाइम लगेगा समझाने में. डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन की बात थी इसमें. चलिए मैं समझाता हूं, बात खत्म हुई. क्योंकि फिर डोंट काउंट डेज कि भी कितने टाइम लग रहा है इसमें. मैं तो यहां पर देखिए आपसे कभी भी मैंने अपनी लाइव डिस्कस नहीं की होगी आप लोगों से कभी भी, है ना. देखिए क्या पहला प्रिंसिपल क्या है, और यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा आपसे. ए लॉ में बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन दो इट रिलेट्स टू ए सिंगल इंडिविजुअल. क्या कहे गए है ना, एक लॉ संवैधानिक हो सकता है इवन दो इट रिलेट्स टू ए सिंगल इंडिविजुअल, अगर ये केवल एक व्यक्ति पर भी लागू होता है. नाउ वी आर डिस्कसिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन. डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पर जो बात कही गई कि डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन बात की नहीं, वर्गीकरण संभव है. ओनली कंडीशन इज व्हाट, इट शुड बी रीजनेबल. एंड व्हेन इट कैन बी सेड टू बी रीजनेबल, टू कंडीशंस, इंटेलिजेंट डिफरेंस या सफिशिएंट नेक्सस. अब पता है वो सब. वो कहते उसके बेस पे अगर कोई सिंगल व्यक्ति अपने आप में एक अलग क्लास है, अपने आप में उसको एक वर्ग कह सकते हैं. क्यों? ऑन द अकाउंट, इफ ऑन अकाउंट ऑफ सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और रीजंस दैट आर एप्लीकेबल अपॉन हिम एंड नोट अदर, दैट पर्सन मे बी ट्रीटेड एज ए क्लास बाय इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल, कैसे? सपोज कीजिए तो नीलकमल भाई साहब हैं, वो अपने आप में एक अलग प्रजाति हैं. मतलब जैसे आप देखें अंडमान निकोबार में एक ट्राइब है, उनका नाम है जारवार. शायद अगर आप गए अंडमान निकोबार में तो वहां पे आप जारवार, तो वो जंगलों में रहते हैं. उनकी अपनी अलग लैंग्वेज है, अपना वो है, पूरे देश से वो कटे हुए हैं. पूरे देश में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है, समझे. वो लोग निकलते हैं आप तो एक अलग ही उनका, वो अपने आप में अलग ही है. अब सपोज कीजिए एक अलग से प्रजाति हो जिसके अपने आप में एक ही व्यक्ति रह गए हैं, वो है नीलकमल. तो in that case this is a special circumstance or reasons which are applicable upon him but not applicable upon you. अगर इस तरीके की स्थितियां हैं, in that case even a single individual may be treated as a class by itself. किसी एक्ट को
कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सो मेनी पर्सन विद इन ए सेम क्लास, दैट मे बी ए सिंगल पर्सन एज वेल। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, जो कोई भी राष्ट्रपति होगा उसको लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। Why? Because circumstances applicable upon him are different. प्लीज मुझे बताइए बात समझ में आई है नहीं? Let me fast. It's 6 minutes over now. Fast please, fast. बात समझ में नहीं? नील कमल आगे समझ नहीं बात आपको ये? So these are the principles and these there can be question. What are the, क्या क्वेश्चन आएगा लिख लीजिए मेंस में। What are the principles, what are the propositions laid down in the case of Dalmia? In Dalmia case, Dalmia case में कौन कौन से सिद्धांतों का निर्धारण किया गया था बताइए। Now 1 2 3 you will have to mention those documents. So this is the first. A single individual may be treated as a class by itself. एक व्यक्ति को भी आप वर्ग समझ सकते हैं क्योंकि उसके लिए एक अलग से ही हालात हैं वो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स कई बार आती हैं, जैसे जापान से हम लोगों ने एक बच्चे के लिए एक ट्रेन चलती है अपने आप में, जस्ट टू कंप्लीट द स्टडीज ऑफ दैट चाइल्ड, ट्रेन गोज एंड लीव्स हर बिकॉज वो वहां पे रहता है और उसका राइट है कि उसके लिए स्टेट जो है वो सारे कम्युनिकेशन करे, इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराए। ये ड्यूटी है स्टेट की। स्टेट ये नहीं कह सकते कि दिस इज द केस ऑफ कॉमर्शियल हार्डशिप, एक बच्चे पे इतना पैसा कैसे खर्च करें, यू कांट से लाइक दैट। तो एक बच्चा अपना आप में दूर रहता है वो, तब भी उसको उतने ही राइट्स मिलेंगे। अब आप कुछ भी कीजिए उसके लिए, तो समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए जो मयंक है दूर पहाड़ी पर रहते हैं, हिमालय की चोटी पर, अलग इनकी अलग ही कुटिया है। अब इनका कहना यह है कि मुझे तो यहीं पर वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज और ये सब मुझे चाहिए, इट इज माय राइट, स्टेट शुड प्रोवाइड मी, कनेक्टिविटी चाहिए मुझे यहां पर सारी। तो स्टेट कैन नॉट से, बिकॉज वो अपने आप में एक वर्ग हो गया उस क्लास का कि हाँ भाई हाँ वहां पर है तो है वो। तो समटाइम्स देयर में बी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, देन यू कैन जस्टिफाई दैट इवन यू कैन नॉट मेक ए फॉर्मूला फॉर द नंबर्स, सिंगल मेंबर भी हो सकता है। तो डोंट फॉरगेट दिस। एंड सेकंड इज व्हाट, दिस इज द लास्ट पॉइंट टू डिस्कस टुडे। मैंने आपको का टाइम लिया था। देयर इज ऑलवेज ए प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ए स्टैट्यूट, ऑलवेज प्रिजम्पशन ऑफ ए इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ए स्टैट्यूट मीन्स व्हाट, किसी भी अधिनियम की संवैधानिकता के फेवर में हमेशा प्रिजम्पशन रहेगी। मतलब if you want to challenge, suppose Madam Dolly Mehta challenges an act, है ना, then what will be the presumption? In that case the court will presume no, legislature must have understood, legislature must have enacted a valid law. If you are saying Madam Dolly Mehta that it is unconstitutional, then burden of proof lies upon you. तब सबूत साबित करने का भार आप पर है। हम ये मान के चलेंगे एज ए कोर्ट वी विल प्रिज्यूम दैट दिस एक्ट इज वैलिड एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द स्टैट्यूट, संवैधानिकता, कानून की संवैधानिकता के फेवर में प्रिजम्पशन होगी। प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो। दिस इज द बर्डन इज अपॉन हिम हु अटैक्स टू शो दैट देयर इज ए ट्रांसग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। संवैधानिक सिद्धांतों का अगर उल्लंघन हुआ है तो उन सिद्धांतों, उस उल्लंघन को साबित करने का पार उसी पर होगा जो ये कह रहा है कि उल्लंघन हुआ है। सही है। सो विद दिस एंड एक बात के साथ हम लोग अभी कल आर्टिकल 14 पर लास्ट क्लास होगी, इसको कंटिन्यू खत्म करेंगे एंड देन आई विल डिक्टेट यू फ्यू केस लॉज। ठीक है, और जो जो भी रह जाएगा इसमें कल जैसे कुछ 20-20 क्वेश्चन 20 केस लॉज में लिखवाए थे, कुछ और लिखवा दूंगा कल मैं, फिर आर्टिकल 14 का कल लास्ट डे होगा। सो विद दीज वर्ड्स जय हिंद एंड ट्राई योर बेस्ट। इस क्लास को हम लोग कल हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक, बाय बाय।